हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी की तरफ से, ठीक है ना, एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। यूजीसी तो सब लोग जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो लोग बीएससी में भी अगर पहुंच गए हैं तो उनको सबको पता होगा कि यूजीसी क्या है, ठीक है भाई साहब। तो उसकी तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एक नॉर्म सेट किया है, ठीक है ना। और उस नॉर्म के हिसाब से क्या करेंगे, वो लोग 100 मार्क्स देंगे, ठीक है ना। और मतलब कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो 100 मार्क्स का वहाँ पे क्या होगा, एक इवेल्युएशन होगा बेस्ड ऑन कि आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, आपने पीएचडी की है कि नहीं की है, ठीक है ना। आपके पब्लिकेशंस कितने हैं, मतलब कि रिसर्च के पब्लिकेशंस, ठीक, वो आपके पेपर है। जैसे आपके रिसर्च पेपर जिसको आप कहते हो, वो आपके कितने हैं, उसके कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। और फिर उनको सबको ऐड किया जाएगा और फिर 100 मार्क्स में से आपके क्या मिले, आपको यहाँ देखो मैंने लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपको मेरिट बना के जॉब ऑफर की जाएगी, ठीक है ना। तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इंडिया के पढ़ाना है तो क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे आपके मार्क्स बनेंगे वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूजीसी का क्राइटेरिया लिखा है, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है मैंने एल का मतलब हो गया एज लिमिट। एज लिमिट आपकी एज अगर 35 साल से कम है तभी आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इससे जहाँ पार हुए फिर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर कभी नहीं बन सकते, ठीक है ना। मतलब इस उम्र के अंदर ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले लेनी है, ठीक है भाई साहब। ये एक चीज़ हो गई। और यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंने लिख दिया है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, उनमें भी ऐसे नॉर्म्स हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का बता रहा हूँ और थोड़ा सा और ऐड करके बता दूंगा कि अगर आपको आईआईटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो उसके लिए और क्या क्या करना होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, तो कैसे 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन आप जान ही रहे हो, बीए बीएससी कुछ भी, ठीक है ना, बैचलर्स डिग्री उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। तो ग्रेजुएशन अगर आपने की है और आपका 80% से ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है, 80% से प्लस मार्क्स आपके अगर हैं ग्रेजुएशन में टोटल नेट, ठीक है ना, तो आपको 15 मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही। 60% से ऊपर है आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा, और 60% से अगर आप कम हैं तो आपको 10.2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। बीएससी के मार्क्स को लेके, ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेके कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, बस आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग पूछेंगे भाई सर मेरा 50% है तो मैं क्या करूं, आप भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिनिमम परसेंट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। लेकिन वहीं जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, अगर आप 80% मार्क्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको 28 मार्क्स और मिल जाएंगे। 60% मार्क्स से ज़्यादा हैं आपके तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए 55% से प्लस है, मतलब 55 टू 60 अगर आप हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अभी जोड़ के आपको बताऊंगा अभी कि 100 मार्क्स कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पे 15, 13, 10.2, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 28 मिलेगा, 80% से प्लस पे, 60% प्लस पे आपको 25 मिलेगा, और 55 से 60% के बीच में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तीसरा आता है भैया आपने अगर पीएचडी की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है पीएचडी प्लस एमफिल। एमफिल का मतलब मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना। ये बहुत कम लोग करते हैं, बेसिकली ये मास्टर कोर्स ही है, मतलब ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ही कोर्स है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है नहीं, ठीक है ना। आप इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। हर एक स्ट्रीम में, लगभग हर एक स्ट्रीम में ये ऑफर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया में जनरली लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना प्रीफर करते हैं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे देखो मार्क्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने अगर पीएचडी की है या फिर आपने पीएचडी प्लस एमफिल की है, जिसको मास्टर ऑफ फिलॉसफी में कह रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपने सिर्फ एमफिल की है। अगर आपने सिर्फ एमफिल की है, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आपने एमफिल कर ली, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ एमफिल आप अगर कर रहे हो तो उसमें वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक। उसमें अगर आपके 60% प्लस मार्क्स है तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका 55% से 60% के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने पीएचडी कर ली तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेगा, मैक्सिमम 30 मार्क्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। पीएचडी और एमफिल लिख रहे हैं, दोनों आपने की है तो ये नहीं है कि आपको 7 इसका भी मिलेगा और 30 इसका भी मिलेगा, नहीं, ये दोनों एक में ही है और इसका 30 मार्क्स मिलेगा टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लिखा है, सिर्फ पीएचडी करके जाओगे तब भी 30 मिलेगा,
एमफिल पीएचडी करके जाओगे तब भी 30 मिलेगा, ठीक है ना। और सिर्फ एमफिल करके जाओगे तो आपको 7 या 5 मार्क्स में से 1 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, इतना आप समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत बेसिक चीज, यहाँ पे मैंने लिखा है नेट और जेआरएफ, ठीक है ना। तो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट और जेआरएफ। तो क्या होता है यहाँ पे नेट और जेआरएफ मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट देते हो तो दो तरीके की उसमें आप ये कहिए कि दो तरीके की फेलोशिप ऑफर होती है, ठीक है ना, या दो तरीके कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो, एक फेलोशिप के लिए रहता है और एक लेक्चररशिप के लिए रहता है। तो नेट जो पेपर देते हैं उनका दो कैटेगरी में रिजल्ट आता है, एक होते हैं एलएस का मतलब हो गया लेक्चररशिप, और एक होता है जेआरएफ का मतलब हो गया जूनियर रिसर्च फेलो। नेट में जिनकी अच्छी रैंक होती है उनको जेआरएफ मिल जाता है, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं, ठीक है ना। और जूनियर रिसर्च फेलो बनने के लिए उसकी कुछ लिमिट वगैरह होती है, 28 ईयर्स से कम होने चाहिए आप, ठीक है। और जो लोग जिनकी जेआरएफ में थोड़ी पीछे रैंक रहती है, ठीक है ना, एक सर्टेन अमाउंट तक, तो वहां तक आपको क्या दिया जाता है, सिर्फ एलएस दिया जाता है कि आप लेक्चररशिप के लिए क्या हो, वैलिड हो, लेकिन आपको जूनियर रिसर्च फेलो नहीं हो आप, ठीक। तो अगर आपको सिर्फ एलएस मिला है, लेक्चररशिप मिली है रिजल्ट में सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट में, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपको सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट में क्या मिला है, जेआरएफ मिला है, जेआरएफ का एक सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है ना, वो अगर आपको मिला है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ भी ऐड करके आपको बताता हूँ, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप पीएचडी किए हैं, ठीक है, पीएचडी में आप क्या करोगे, रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखोगे, पब्लिकेशन करोगे, ठीक है ना। रिसर्च पेपर का मतलब जो लोग बीएससी के बाद एमएससी वगैरह करके आगे जाना चाहते हैं उनको सबको पता होगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है, एक ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करना जिसमें मतलब पूरी दुनिया में अभी तक वैसी चीज़ नहीं है, मतलब आप कोई नई चीज़ दे रहे हो किसी अपने स्ट्रीम में, जैसे आप हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहे जिसमें, उसमें आपने एक नई कोई चीज़ दे दी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक रिसर्च पेपर हो गया, आपने एक नई चीज़ दी, दो नई चीज़ दी, तीन नई, तो ऐसे ऐसे जितने भी आप रिसर्च पेपर लिखते जाते हो उसी हिसाब से आपकी पीएचडी होती है, ठीक है ना। तो पीएचडी करने के लिए मिनिमम क्या होता है, एक पेपर आपका होना चाहिए, एक रिसर्च पेपर क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए, कोई एक जर्नल होता है जो आपको छापता है, ठीक है ना। जैसे आपके घर न्यूज पेपर आता है, ठीक, तो क्या होता है वो लोग दुनिया भर जो उस दिन की जो घटनाएं होती हैं उसको छाप के देते हैं ना, ऐसे ही इंटरनेशनल कुछ जर्नल्स होते हैं, इंडिया में कुछ जर्नल हैं जो क्या करते हैं, आपके रिसर्च वर्क को छापते हैं, ठीक है। तो पीएचडी डिग्री के लिए मिनिमम एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होना चाहिए प्लस एक और प्रॉब्लम पे आप काम करते रहने चाहिए, तो आपको पीएचडी डिग्री मिल सकती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम सभी गाइड का अपना अलग अलग होता है, मतलब कि जो आपके सुपरवाइजर होंगे जिनके अंडर आप पीएचडी करोगे सबका अपना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है कि मैं कितने रिसर्च पेपर लिखने के बाद तुम्हें पीएचडी दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक भाई साहब। तो पब्लिकेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2 फॉर ईच, इसका मतलब ये हो गया अगर आपका एक पब्लिश्ड है, किसी भी जर्नल में पब्लिश्ड पेपर है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करते हुए अगर आपने 5 पेपर लिख दिए तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे, 6 लिखे हो तब भी 10 ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना 10 मार्क्स आपको मिल सकता है, किस पे, पब्लिकेशंस पे, ठीक है ना। तो यूजीसी ने ये भी अपना एक क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है ना। जो लास्ट सबसे पॉइंट है इसमें लिखा है टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस और इंटरव्यू। तो यहां तक जो शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज में कॉमन होंगे, ठीक है ना। ये 5 जो पॉइंट हैं आपके ये सब में कॉमन होंगे। जो 6th पॉइंट होगा ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। और इसी पॉइंट से ही डिसाइड होगा कि आप जो है वो आईआईटीज में रिसर्च किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी, एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की बात अगर करूं, किसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज की बात करूं, अगर वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आती है तो वहां पे वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। मतलब इतनी चीज़ें हैं आपके पास, उन्होंने मार्क्स सबके ऐड किए, उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 10 मार्क्स लिखा है, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में क्या होगा, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं भैया रिसर्च एक्सपीरियंस लाओ। रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप क्या करते हो, ग्रेजुएशन करते हो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, वैसे ही अगर आप पीएचडी कर लिए तो आप क्या करो, पोस्ट पीएचडी करो, जिसको कहते हैं पोस्ट डॉक्टरल डिग्री। ये क्या है, ये है डॉक्टरल डिग्री। और ये क्या है भैया, रिसर्च एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है उनका कि आप रिसर्च एसोसिएट वगैरह बन जाओ या फिर आप पोस्ट डॉक्टरल डिग्री करो, ठीक है ना। तो पर ईयर जितना आप करोगे, यहाँ पे लिखा देगा 2 फॉर
ईच ईयर। तो आपने अगर एक, क्या होता है कि पोस्ट डॉक्टरल डिग्री जो कोई भी कहीं से भी करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी करता है, किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से करता है, IT से करता है, फॉरेन से करता है, तो उनका एक टेन्योर होता है कि 1 साल की रिसर्च आप पोस्ट डॉक करोगे कि 2 साल का करोगे, ठीक है ना। तो हर साल में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 1 साल किया पोस्ट डॉक तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 साल किया है पोस्ट डॉक तो 4 मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपने 5 साल पोस्ट डॉक किया है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स मिलेंगे। 2 पोस्ट डॉक मिनिमम आपके पास होने चाहिए। एक पोस्ट डॉक इंडिया से चलेगा और एक पोस्ट डॉक कम से कम आपका क्या होना चाहिए? फॉरेन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो फिर आप, ठीक है ना, मिनिमम यही रिक्वायरमेंट रखते हैं मेरे हिसाब से IIT जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाले की, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं अगर आप फॉरेन से पोस्ट डॉक करके आते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने मिनिमम 2 पोस्ट डॉक की है तो मतलब कम से कम आपको 4 साल लगेगा, ठीक है ना। तो 4 साल में आपको कितने मार्क्स मिल गए? 8 मार्क्स मिल गए, ठीक है भाई साहब। तो मिनिमम अगर आपने 2 पोस्ट डॉक की है और इतनी ऊपर वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप IIT जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हो एज आ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, वो लोग क्या देखते हैं? वो लोग देखते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या फिर आप वो क्या कर देंगे? वो कहेंगे भैया हम लोग इंटरव्यू लेंगे, आपने PhD कर ली, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या दे दो? आप इंटरव्यू दे दो, जिसके हम लोग 10 मार्क्स आपको दे देंगे, जैसा इंटरव्यू होगा उसी के हिसाब से, ठीक है ना। टीचिंग का एक्सपीरियंस का ये मतलब हो गया कि किसी कॉलेज में आप एडहॉक पे पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ जो रजिस्टर्ड है, जिसके आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, ऐसी जगह अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो पर ईयर टीचिंग करने के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आपने 5 साल टीचिंग की है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? चूज़ करती हैं। IIT और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ज़्यादा क्या करते हैं? रिसर्च एक्सपीरियंस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि वो रिसर्च करवाना है उनको, है कि नहीं है। एक बार के लिए IITs में जो टेक्निकल कॉलेज, जैसे मान लीजिए BTech पे फोकस करना है उनको, ठीक है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि वो लोग थोड़ा टीचिंग पे जोर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग लगभग ये करते हैं कि वो लोग रिसर्च एक्सपीरियंस पे ही ध्यान देते हैं। अगर आपके पास 4 साल 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो भी फॉरेन से है, तो वो लोग ज़्यादा कंसिडरेशन देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब आइए मार्क्स जोड़ के आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको 15 मार्क्स मिल गया, बिल्कुल सही है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, आपको 28 मार्क्स मिल गया तुरंत, ठीक है ना, 80% मार्क्स आपके हो गए, तो 15 एंड 28 हो गया 43, बिल्कुल सही। आपने PhD कर ली है या कुछ भी इन तीनों में से किया है, ठीक है ना, ये दोनों किया है या ये किया है या फिर ये किया है, तो मैक्सिमम आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 30 मार्क्स, ठीक है। 30 ये हो गया, तो 43 + 30 73, ठीक है। आपने अगर JRF क्वालिफाई किया है तो 7 मार्क्स और मिल गए, तो कितना हो गया भैया? 73 + 7 80 मार्क्स हो गया। यहाँ पे देखिए पब्लिकेशन, मान लीजिए आपने 5 पेपर पब्लिश कर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छे आप रिसर्चर हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 10 मार्क्स और मिल जाएगा, तो हो गया 90 मार्क्स, बिल्कुल सही है, 90 मार्क्स हो गया। और ये जो 10 मार्क्स है वो किस पे आएगा आपका? किस पे आएगा? या तो इंटरव्यू पे, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस पे, या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस पे, और टोटल आपका मार्क्स बन जाएगा 100। और इसी के हिसाब से मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा यूनिवर्सिटी में या फिर किसी IIT या रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। तो UGC ने ये मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड कर दिया है। इसी के हिसाब से सभी जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये मिनिमम नॉर्म रखा गया है, ठीक है ना। तो जो लोग भैया ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेजुएशन के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मैटर कर रहे हैं। 50% मार्क्स तो लगभग यही है, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट अगर मैं मिला दूँ तो 50% मार्क्स यही है। तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को ऐसे हवाबाजी में नहीं करना है, ठीक है ना। तो UGC की तरफ से ये नॉर्म आया है जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ में तो स्टार्टिंग सैलरी होती है 70 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ। और वो बढ़ते बढ़ते अगर आप असिस्टेंट ही रहते हो, ठीक है, तो वो एंड तक, मतलब 65 ईयर्स तक अगर आप जॉब कर रहे हो तो एंड तक आपकी सैलरी हो जाएगी 160 तक, ठीक है ना, 1,60,000 तक। अगर आपका प्रमोशन होता रहता है, अगर आप असिस्टेंट से एसोसिएट बनते हो, फिर एसोसिएट से फिर प्रोफेसर बन जाते हो, ठीक है ना, तो सबसे छोटा क्या होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसके ऊपर आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर उसके बाद आते हैं प्योर प्रोफेसर, ठीक है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के 6 साल के बाद अगर आपने कुछ रिसर्च वगैरह की है, और भी UGC के और भी नॉर्म्स हैं,
जो आप फुलफिल कर रहे हो तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्या बन जाओगे, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है ना, 6 साल के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के। ठीक है, तो आप एसोसिएट मान लीजिए बन गए, फिर एसोसिएट बनने के बाद प्रोफेसर बनने के लिए 4 साल आपको और वेट करना पड़ेगा, और फिर आपको कुछ यूजीसी के नाम से उनको फुलफिल करना पड़ेगा, और फिर आप प्रोफेसर बनोगे। और प्रोफेसर की सैलरी अराउंड 2 लाख प्लस ही होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी सैलरी का थोड़ा एस्टिमेशन हो गया, और ये है यूजीसी का पूरा नॉर्म कि जिसके अकॉर्डिंग आपको किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में इंडिया में क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यही आपको बताने आया था। अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना, इससे पहले अच्छा ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ, ठीक। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी अगर इसमें दिक्कत आपको, कोई भी डाउट आपको लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप कमेंट में नीचे बोलिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं अब चलता हूँ, धन्यवाद।